बॉलीवुड ड्रग्स मंडली से पूछताछ जारी। सिमोन खंबाटा, श्रुति मोदी से पूछताछ जारी। कल रकुलप्रीत से होगी पूछताछ। ड्रग्स मामले में कल दीपिका पादुकोण से होगी पूछताछ। दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट आई थी सामने। कल एनसीबी ने भेजा था समन। एनसीबी के रडार पर 50 प्रोड्यूसर डायरेक्टर, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को समन। अबिगेल पांडे ने पूछताछ के लिए कई टीवी एक्ट्रेस का नाम लिया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, राजनीति में नहीं कोई गॉडफादर, इसकी हो रही है आलोचना। कहा बिहार में कहीं से भी जीत सकता हूं चुनाव। पंजाब में कृषि बिल के खिलाफ आक्रोशित किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। कल अकाली दल पूरे पंजाब में करेगा विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन रोजगार में लगे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि इंजीनियरिंग और व्यावसायिक छात्रों को सीएम ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी की सरकार। बड़ा तोहफा देने जा रही है रोजगार को लेकर। जिस तरीके से सरकार की कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर विपक्ष की तरफ से किरकिरी की जा रही थी, लेकिन इस बीच मिशन रोजगार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। संस्थानों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने 200 करोड़ का ऐलान किया है। मेधावी और आर्थिक छात्रों को सहायता मिलेगी। तो बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है और मिशन रोजगार में उत्तर प्रदेश के सीएम है संजीव कपासिया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजीव, मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ ऐलान किया है? क्या बड़े पहलू इसमें लाए गए हैं? ममता, देखिए 20 लाख उन छात्रों को इसका फायदा मिलेगा जो व्यावसायिक और इंजीनियरिंग के छात्र होंगे। उनका डाटा प्रवेश से लेकर जब तक उनको नौकरी मिलती है पूरा डाटा इसमें कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी छात्र हो, शिक्षक हो या इंस्टीट्यूट हो, वो कहीं भी ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपना सिलेबस खोल सकेगा। इसके अलावा जो कंपनियां हैं वो छात्रों को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हायर कर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म यू राइज के नाम से उन छात्रों को दिया है जो रोजगार की तलाश में एक से दूसरी फैक्ट्री में दर दर धक्के खाते थे, भटकते थे। उनको अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना कोर्स पूरा होने के तुरंत बाद रोजगार मिल सकेगा, नौकरी मिल सकेगी। इसके अलावा अब मैं बता दूं आपको, तमाम वो चीजें जो लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा था, सरकार ने उत्तर प्रदेश में नौकरियों का अंबार लगा दिया है और छात्रों के लिए सरकार वो सब कुछ करना चाहती है जो छात्रों के हित में हो। और यही वजह है कि आज 12 बजे मुख्यमंत्री योगी ने यू राइज डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से 20 लाख उन छात्रों को बड़ी राहत दी है ताकि उनको शिक्षा, रोजगार, वो सारी चीजें मिल सके जिसके वो हकदार हैं। पूजा जी बिल्कुल। और संजीव, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। बिल्कुल, देखिए ममता, जो नई शिक्षा नीति है, डिजिटल शिक्षा नीति है, उसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। इससे भी पहले कोरोना के तमाम जो उपाय थे उनको कई राज्यों ने फॉलो किया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। यही खासियत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो नई नई चीजें लेकर आते हैं ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा हो, युवाओं का फायदा हो, रोजगार को बढ़ावा मिले, नई शिक्षा नीति की गुणवत्ता में सुधार हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको आगे बढ़ के करते हैं। और यही आज देखने को मिला जब उन्होंने यू राइज डिजिटल प्लेटफॉर्म उन 20 लाख छात्रों को दिया जो व्यावसायिक शिक्षा और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, ताकि उनका जो सिलेबस है, उनका जो प्रवेश है, उनका रोजगार है। सरकार के इस मिशन के बाद चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, बात एनसीबी की कार्रवाई के करते हैं, क्योंकि लगातार एक्शन मोड में है एनसीबी। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो ड्रग्स मामले में सामने आ रहे हैं और ड्रग्स केस में एनसीबी के रडार पर 50 ऐसे सेलेब्स हैं। बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। श्रुति मोदी सिमोन से लगातार पूछताछ कर रही है एनसीबी। रकुलप्रीत सिंह को भी एनसीबी का समन पहुंच चुका है, क्योंकि सुबह से वो मना कर रही थी कि मुझे अब तक समन नहीं आया है। अब उन्हें भी एनसीबी का समन पहुंच चुका है और कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़े नाम, 50 ऐसी सेलेब्स हैं जो एनसीबी की रडार में है। तो बड़ी जांच और लगातार एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको जानकारी दे दे कि दीपिका पादुकोण को भी समन भेज दिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बात अगर श्रद्धा कपूर की करें तो उनको भी समन भेज दिया गया है और रकुलप्रीत, उनको भी एनसीबी की तरफ से समन भेज दिया गया है। बड़े नाम, 5 नाम हम आपको बता रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह, जिनको समन भेज दिया गया है, कल पूछताछ होगी। दीपिका पादुकोण, उनको भी समन भेज दिया गया है। अब बात अगर सारा अली खान की करें, 26 को पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रद्धा कपूर, उनको भी समन भेज दिया गया है और 26 को पूछताछ श्रद्धा से भी होगी। आज पूछताछ जारी है सिमोन से। तो लगातार जिस तरीके से एनसीबी कार्रवाई कर रही है, बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है और 50 सेलेब्स ऐसे हैं जो एनसीबी के रडार में है, क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को समन भेजा गया है तो जरूर कोई पुख्ता सबूत एनसीबी के पास है, जिसके चलते एनसीबी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, ये जांच की आज से बॉलीवुड में एक हंगामा मचा हुआ है। कई टीवी कलाकारों का नाम भी सामने आया है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ खबर पर जानकारी देने के लिए सीधे जुड़ गए हैं। हकीम, 50 सेलेब्स अब एनसीबी की रडार पर है, आज भी पूछताछ जारी है, क्या जानकारी मिल रही है अब तक? कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी ताजा जानकारी के अनुसार जिस तरीके से ड्रग पेडलर है कैजे ने जो कई लोगों के नाम के खुलासे किए हैं, जो कि बॉलीवुड से सीधे कनेक्शन रखते हैं या फिर छोटे पर्दे से यानी कि टीवी से पूरे तरीके से जो है वो कनेक्शन रखते हैं। उसी तरीके से अनुज केशवानी की अगर बात करते हैं तो अनुज केशवानी से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है और अनुज केशवानी ने भी खुलासे किए जो बड़े नाम है। हो सकता है आने वाले दिनों में कई लोगों की जो है उनको समन जो है वो भेजा जा सकता है एनसीबी के द्वारा। जिस तरीके से खबर निकल करके आ रही है सूत्रों के द्वारा, तो 100 से ज्यादा लोगों के नाम जो है वो ड्रग पेडलर कैजे ने और अनुज केशवानी जो है वो एनसीबी के सामने उगले हैं। तो क्या कितने लोगों को समन भेजा जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और कई लोग जो है वो एनसीबी के रडार पर जो है वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से भी पूछताछ करेगी एनसीबी। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को समन भेजा गया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार पूछताछ चल रही है। कल एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब एक्टर एक्ट्रेस के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पर भी ये जांच की आज जा पहुंची है और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हकीम लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हकीम, जहां एक्टर एक्ट्रेस का नाम तो आ रहा था, अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी वहां तक भी जांच पहुंच गई है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को भी आप पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ये ड्रग का जो खेल है ये बहुत अंदर तक बॉलीवुड में घुसा है और अब बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजों पर जो है वो चर्चा की और हमने कहा है कि ये बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहेगा, ये जो है ये क्रिकेटर्स की दुनिया तक भी जाकर के पहुंचेगा और काफी लंबी कड़ी जो है वो निकल करके सामने आएगी। जिस तरीके से हम अब बात कर रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है क्षितिज प्रसाद जो है उनको भी जो है वो समन जारी किया गया। उनको जो है वो कल 11 बजे जो है एनसीबी ने तलब किया है। एनसीबी के दफ्तर में जाकर के उनसे एनसीबी पूरी तरीके से जांच करेगी, पूरी जानकारी लेगी और कौन कौन लोग और इसमें शामिल है। देखिए, कड़ियों से कड़ियां जो है वो लगातार जुड़ते जा रही है और ये जो कड़ियां है कहाँ तक पहुंचती है और कितनी लंबी चैन इसकी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो है वो फीमेल एक्टर के नाम सामने आए, उसी तरीके से अब मेल एक्टर के नाम भी निकल करके सामने आ सकते हैं। लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हम नजर बढ़ाए हुए लगातार कि जिस तरीके से एनसीबी जो है वो छापेमारी कर रही है। छापेमारी की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं टीवी एक्टर अबिगेल और सनम जौहर के घर से ड्रग बरामद किया गया और दोनों को भी जो है उनकी भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और अनुज केशवानी जो है वो लगातार इन बातों का खुलासा
जो है वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ड्रग पेडलर जो है वो उनसे जो एलसीबी पूरी तरीके से जांच कर रही है। काफी लोग जो है वो निकल करके सामने आएंगे और ये जो मामला है बहुत गंभीर है, बहुत लंबे तक जाने वाला है। जी बिल्कुल हकीम, जिस थाली पर छेद की बात चल रही थी उस थाली में तो ड्रग परोसी जा रही थी, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप हम देखें तो आए दिन ऐसे बड़े नाम है जो सामने आ रही है। बात दीपिका की कर ले, श्रद्धा की कर ले, या फिर रकुल प्रीत की कर ले, सारा अली खान की कर ले, और कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी इसमें हैं। अब बात करें एनसीबी तो ऐसा सामने आया कि 50 ऐसे बड़े सेलेब्स हैं जो एनसीबी के रडार पर है। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से ड्रग पेडलर के हमने अभी अभी बात की है, कैजे ने जो है वो 100 से ज्यादा लोगों के नाम उगले हैं और अब एनसीबी क्या उन लोगों को समन भेज करके उनको भी बुलाएगी, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंकड़ा छोटा नहीं है और ये जो है पूरे तरीके से जो है वो बॉलीवुड की दुनिया में जो है वो खलबली मचाने वाला आंकड़ा है। और जिस तरीके से बिल्कुल बॉलीवुड हकीम, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जहां एक तरफ जांच चल रही है बॉलीवुड के सेलेब्स की, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इस पूरे मसले पर कोई खुलकर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जब ये मामला थोड़ा बड़ा है तो कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो सामने आते हैं, लेकिन अब तक इस मामले को पूरा दबाए रखा था। आप देखिए किसी की भी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी एक बयान सामने नहीं आ रहा है। ये मामला इतना बड़ा है और ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे तरीके से ये जो है ये बदनाम करने वाला मामला है और पूरे तरीके से लोग जानते हैं कि अगर हमारा नाम इसमें अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि जो सेलेब्स होते हैं उनके कई फैंस होते हैं और वो उनको उनको फॉलो करते हैं, उनको चाहते हैं, उनमें उनकी छवि जो है वो खराब होने का अंदेशा, इसलिए बिल्कुल हकीम, चलिए अब देखना होगा कि एनसीबी की इस जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और कौन कौन एनसीबी के रडार पर अब आता है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। संकुचित मैं से आगे बढ़कर जब व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को अपना ही विस्तार मानता है, उनके लिए काम करता है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये एक बड़ी जड़ी बूटी का काम करता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। आजकल लोगों से, समाज से, देश से जुड़ने और जुड़े रहने के लिए तरीकों की, माध्यमों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, भरपूर अवसर है। और प्रेरणा के लिए हमारे आसपास भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। आज जिन 7 महानुभावों को सुना, इससे बड़ी प्रेरणा क्या होती है? हमें बस इतना करना है कि अपनी रुचि, अपने पैशन के अनुसार कुछ चीजों को चुनना है और उसे नियमितता से करना है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हर पीढ़ी के महानुभावों से आग्रह करूंगा, तय कीजिए कि आप दूसरों की कैसे मदद करेंगे, क्या देंगे, अपना समय, अपनी नॉलेज, फिजिकल हेल्प, कुछ भी लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए। साथियों, मुझे भरोसा है देशवासी फिट इंडिया मूवमेंट से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे और हम सब भी मिलकर के लोगों को जोड़ते रहेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है। इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। इसमें आप सभी के प्रयास हमेशा की तरह देश की बहुत मदद करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया बल दें, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। फिट इंडिया व्यक्ति समष्टि का एक पूरा सिलसिला चले, इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना संबोधन दे रहे थे। तो इस फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कई कार्यक्रम करवाए जाते हैं और इस बार कोरोना काल होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस मूवमेंट की पहली वर्षगांठ मनाई गई। उनके साथ इस फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम में कई बड़े हस्ती भी मौजूद थे। बात विराट कोहली की करें, वो भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम में शामिल थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया है कि कुछ वक्त अपने लिए दिया जाए, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर फिट रहने के बहुत तरीके बताए जाते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कंगना रनौत के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, कंगना रनौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। बीएमसी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो बड़ी जानकारी, मानसून में टूटी इमारतें यूं नहीं छोड़ सकते। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। कंगना रनौत मामले में भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि कंगना रनौत मामले में जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया हुआ था, बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी और बीएमसी को हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से जो उनका ऑफिस था उसको ध्वस्त कर दिया गया था और जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई थी उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तोड़ने में समय नहीं लगता, जवाब देने में क्यों लग रहा है, यह हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया। और जाहिर है क्योंकि बीएमसी की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी उस वक्त कंगना रनौत भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थी और कंगना के वकील की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि आप कंगना के आने तक वेट करिए, लेकिन बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई थी और बीएमसी ने जिस तरीके से कंगना के ऑफिस को ध्वस्त किया था, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसके बाद बीएमसी की कार्रवाई को रोकना पड़ा था। अब जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो बॉम्बे हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई की गई थी। पहला ये मामला सुरक्षित रख लिया गया था, दोबारा इस पर सुनवाई हुई और अब जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है बीएमसी को, ये कहा गया है कि तोड़ने में समय नहीं लगा तो जवाब देने में आखिर क्यों लग रहा है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से जवाब मांगा गया था कि आखिर उन्होंने ये कार्रवाई को क्यों अंजाम दिया, किसके कहने पर यह कार्रवाई की गई और क्यों नहीं जो ऑफिस का मालिक है उसको वक्त पर आने दिया गया। ये तस्वीर हम आपको उस दिन की दिखा रहे हैं जिस दिन बीएमसी कंगना के ऑफिस पहुंची थी और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। कंगना के ऑफिस की हालत बाद में जिस तरीके से कंगना की तरफ से दिखाई दी गई थी, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और कई ऐसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वहां पर तोड़ दी गई थी। लेकिन अब जब इस पर जवाब मांगा जा रहा है तो बीएमसी की तरफ से इस पर कोई भी जवाब अब तक नहीं दिया गया है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जब कार्रवाई करने में आपने देर नहीं लगाई तो आप जवाब देने में क्यों देर लगा रही हैं। तो फिलहाल इस पर सुनवाई जारी है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि ये मामला जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा था तो पहले इसको सुरक्षित रख लिया गया था, आज सुनवाई जारी है। चलिए अब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बात कर लेते हैं। लगातार अब उनकी बयानबाजियां सामने आ रही हैं और जब राजनीति को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो पूरी तरीके से उनका बयान अलग आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया है। रिटायरमेंट पर राजनीति होने पर यह बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट इसी वजह से दिया है ताकि वो राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए कुछ लोग राजनीति में जाने का विरोध कर रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब से उन्होंने रिटायरमेंट दिया है तब से वो सुर्खियों में है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना वीआरएस ही इसलिए दिया है ताकि वो राजनीति में आना जाए। कहीं ना कहीं उनके वीआरएस को सुशांत केस से भी जोड़ा जा रहा है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा तो कोई माई बाप है नहीं ना, मैं तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता नहीं हूं ना। मेरे घर में कभी कोई जज, कलेक्टर, हाकिम और कोई पॉलिटिकल आदमी तो हुआ नहीं। खेत से निकला, खेती करता था, भैंस चराता था और खेत में हल चलाता था, वहां से उठ करके मैं आया हूं ना। तो बहुत लोगों को पचता नहीं है ये।
तो ये तो संघर्ष का पार्ट है, हिस्सा है, और संघर्ष से तो मैं डरने वाला। निशांत इस वक्त सीरियस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, अब जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे का बयान आ रहा है राजनीति को लेकर कि उनका रिटायरमेंट राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तमाम चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले कोई एक बड़े पद पर जरूर वो काबिज होंगे अब राजनीति में। गुप्तेश्वर पांडे सीधे तौर पर सियासत करने ही आए हैं और पहले भी उन्होंने इसकी इच्छा जताई थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था। वो और बीजेपी के टिकट से बक्सर में चुनाव लड़ना चाहते थे लालमुनि चौबे की जगह। हालांकि बीजेपी ने लालमुनि चौबे का टिकट नहीं काटा था और उस समय दोबारा उनका इस्तीफा नामंजूर करके उनको सर्विस में ले आया गया था। और गुप्तेश्वर पांडे का आपने जैसा बयान सुना, उस बयान से ये प्रतीत होता है कि वो एक तरीके से सिंपैथी में वोटर्स को लुभाने की सीधे तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और डीजीपी से रिटायर होने के माफ कीजिएगा डीजीपी के पद से वीआरएस लेने के बाद से वो कह रहे हैं कि वो जिस परिवार से आते हैं उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं था और उन्होंने भैंस चराई और तमाम चीजें, जिस तरीके से बयान राजनेता देते हैं वही डीजीपी जो एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बयान में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि गुप्तेश्वर पांडे सीधे तौर पर सियासत की शुरुआत कर चुके हैं अपने इसी बयान के साथ और बहुत जल्द हम देखेंगे कि या तो एक लाइन भी बोली गई थी विपक्ष की तरफ से कि गुप्तेश्वर पांडे जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं आने वाले बिहार के गृह मंत्री हो सकते हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि गुप्तेश्वर पांडे को कोई मलाईदार पोस्टिंग दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं, आरएसएस से भी उनका बहुत ही अच्छा जुड़ाव रहा है और ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे को कुछ बड़ा मिलेगा अगर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बिहार में बन पाती है और गुप्तेश्वर पांडे चुनाव जीत कर आ पाते हैं तो एक बात तय मान के चलिए कि टॉप 5 मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री गुप्तेश्वर पांडे के पास होगी, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो या अन्य कोई मंत्रालय हो, लेकिन वो काफी बड़ा रहने वाला है। और गुप्तेश्वर पांडे ने जिस तरीके से बिहार में सुशांत सिंह मामले में जो तमाम बयानबाजी की थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे जल्द ही राजनीति की राह पकड़ सकते हैं और उन्होंने अब राजनीति की राह वाकई पकड़ ली। बिल्कुल, लेकिन निशांत अगर बात करें इस वक्त बिहार की राजनीति समीकरण की तो वहां पर बीजेपी अपने दम पर तो चुनाव नहीं लड़ पा सकती है क्योंकि जब तक गठबंधन ना हो बीजेपी अकेले दम पर चुनाव वहां पर नहीं लड़ पा सकती है। अगर गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कुनबा बिहार में मजबूत हो सकता है। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, सीधे तौर पर जेडीयू से कहा जा रहा है कि वो जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके काफी करीबी हैं, तभी डीजीपी पद पर रहते हुए एक व्यक्ति इतने सारे बयान दे देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप समझ जाइए कि वो मुख्यमंत्री के कितने करीबी रहे हैं। और गुप्तेश्वर पांडे का जेडीयू से चुनाव लड़ना सीधे तौर पर एनडीए को मजबूत करना होगा और एनडीए मजबूत होगी तो बीजेपी ऑटोमेटिक मजबूत होगी। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जिस बिरादरी से आते हैं बिहार में, भूमियार बिरादरी, उसकी भी संख्या काफी अच्छी है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें बक्सर, वाल्मीकि नगर या कहां से टिकट दिया जाता है। अच्छा निशांत, अगर उनकी बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें, बिहार में काफी लोकप्रिय वो है क्योंकि कई ऐसे केस हैं जो उन्होंने सॉल्व किए थे। अगर सुशांत की बात कर ले उसमें तो काफी सुर्खियों में वो आए थे और अगर वो इस समय में राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को अगर वो जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो बड़ा फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में सच में वो उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे? देखिए, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू से उनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा और गुप्तेश्वर पांडे के बिहार में अगर नाम की बात करें तो जो अशोक सम्राट बिहार का पहला ऐसा माफिया था जिसके पास AK-47 थी और अशोक सम्राट का इन्होंने एनकाउंटर कराया था जब ये बेगूसराय के एसपी हुआ करते थे और उसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे का नाम तमाम लोगों की जुबान पर आ गया था और ये एकमात्र एसपी रहे हैं जिनको AK-47 लेस जो है वो सिक्योरिटी दी गई थी बिहार में। और उसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे के तमाम ऐसे बड़े एनकाउंटर्स में नाम लगातार आते रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि केवल सुशांत मामले से इनको बिहार जानने लगा था, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले थे जिसमें गुप्तेश्वर पांडे को बिहार जानता था। और डीजीपी बनने के बाद से जिस तरीके से ये फ्रेंडली नेचर रहा है इनका, रात को 3 बजे इनको फोन किया जाए, 2 बजे फोन किया जाए, इन्होंने तमाम लोगों को रिस्पॉन्स किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक डीजीपी का इस तरीके से सियासत में आना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि भविष्य में
तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी कुछ इसी तरीके की राह संभालेंगे और किसी भी राजनीतिक दल जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो उसके हिसाब से काम करेंगे, जो कि आईपीएस और आईएएस के लिए यानी ब्यूरोक्रेसी के लिए न्याय उचित नहीं होगा। चलिए निशान, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पूर्व डीजीपी राजनीति में सक्रिय होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उनके बयान तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।